एजेंट्स, शोधन अभिकरण। शोधन अभिकरण क्या होता है? पहले हमने क्या पढ़ा? केमिकल जो है केमिकल इन फूड, केमिकल इन ड्रग पढ़ा, फिर उसके बाद केमिकल इन फूड पढ़ा। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एजेंट के रूप में, जिसमें शोधन अभिकरण। ये क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जल के शोधन गुणों को सुधारते हैं तथा वसा के निष्कासन में सहायक होते हैं, जो कि कपड़ों और त्वचा के साथ दूसरे पदार्थों को चिपका देते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे त्वचा में पसीने के साथ क्या होता है? तैलीय पदार्थ भी निकलता है। पसीने के साथ क्या होता है? तैलीय पदार्थ भी निष्कासित होता है। तो वो क्या करता है कि ये जो धूल मिट्टी उड़ रहे हैं यहाँ हवा में, उनको वो आपस में चिपका लेता है और ये बार बार चिपकने के कारण ये मैल का फॉर्मेशन करता है। मैल जैसे पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। इसमें मैल वास्तव में क्या होते हैं? तेल या वसा के साथ धूल कणों के चिपकने से जो पदार्थ बन रहा है, ग्रीस लाइक, तो उसको मैल कहा गया है। तो मैल होते हैं, तो उनको जो हटाने के लिए, उनको साफ करने के लिए, उनको कपड़ों से निकालने के लिए जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उनको कहा जाता है शोधन अभिकरण। उनको क्या कहा जाता है? शोधन अभिकरण। अब इसमें दो चीजें आती हैं, सोप और डिटर्जेंट। पहले सोप के बारे में पढ़ें तो साबुन। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल, दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल, दीर्घ श्रृंखला मतलब लंबे कार्बन के चेन होते हैं, उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, जैसे स्टेरिक अम्ल, फार्मूला C17H35COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना। लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल बोलेंगे या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो C17H35COOH या ओलिक अम्ल C17H33COOH और पॉन्टिक अम्ल C15H31COOH। ये सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये हुआ साबुन। अब इसी से एक टर्म आता है सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन साबुनीकरण। हिंदी क्या होता है इसका? साबुनीकरण। सोपोनिफिकेशन साबुनीकरण। ये क्या हुआ? साबुनीकरण। साबुनीकरण किसी वसा के क्षार द्वारा विघटन को साबुनीकरण कहते हैं। जब हम किसी वसा को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जो चीज बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वसा और क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया है ना, एक अम्ल लिया जिसमें एक अम्ल लिया है यहाँ और प्लस उसमें एक वसा लिया, 3 भाग जैसे थ्री, इसमें 3 इस तरह से 3 श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं इस तरह से कार्बन की। तो इसको 3 रिमूव करने के लिए हमने 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करते हुए ले लिया, 3NaOH लिया। तो रिजल्ट जो हमारा आता है वो ये आता है। इसका यहाँ से रिजल्ट आते COOH, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं और उसके जगह क्या आ जाते हैं? सोडियम आ जाते हैं। तो ये हमारा बनता है सोडियम स्टेरेट। इसको हम साबुन कहते हैं। क्या बनता है? सोडियम स्टेरेट। मतलब यहाँ से COOH ग्रुप से हाइड्रोजन H+ होता है, ऐसा टूटता है तो इसमें ये रिमूव होकर यहाँ सोडियम का अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम जुड़ गया तो ये बना आपका सोडियम स्टेरेट, जिसको हम साबुन कहते हैं। प्लस एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, अतिरिक्त उत्पाद भी बनता है, जिसका होता है ग्लिसरॉल। अब इस अभिक्रिया के बाद प्राप्त साबुन कोलाइडिक अवस्था में रहता है। ठीक है, मिला हुआ दूध जैसा जो पदार्थ है कोलाइडिक अवस्था में रहता है। इस विलयन में सोडियम क्लोराइड डालकर अवक्षेपित कर दिया जाता है। मतलब इसे थक्का जैसा, दही जैसा जो है या फटा जैसा पदार्थ जो है बनके इसे बैठा लिया जाता है, अवक्षेपित कर दिया जाता है। और सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन जो है, पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए क्या होता है? कोमल होता है। सोडियम साबुन की तुलना में पोटेशियम साबुन जो होता है वो त्वचा के लिए कोमल होता है। अब कुछ बात, अब कंपोजिशन ऑफ सोप, साबुन का संगठन। साबुन के कितने पार्ट, साबुन कैसे बना है, वो उनके कुछ पार्ट तो होंगे। उसमें 2 पार्ट है साबुन का। एक ये वाला पार्ट, ये क्या है? यहाँ ये आप समझिएगा CH3 CH2 CH3
ऐसा जब हम लिखते हैं कार्बन में, तो हम ये जो शुरुआत करते हैं यहाँ CH3 होता है, जहां पर बॉन्ड मोड़ते हैं वो CH2, फिर CH2, फिर CH3। इस तरह से कार्बन की श्रृंखला को दिखाने का एक तरीका है, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। रेखा के द्वारा जो हम फार्मूला क्रिएट करते हैं कार्बन की ओर, तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है ना। बंधन रेखा जो सूत्र होता है उसके सहायता से, ये बॉन्ड की सहायता से दिखाते हैं। ये इसी का ये साबुन है, इसका हमने सूत्र लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बनिक पार्ट है, ये कार्बन का श्रृंखला है। दूसरा यहाँ जो है अकार्बनिक पार्ट है, O3। अब देखिए आपको एक बात बताएंगे, लाइट डिसॉल्व्ड लाइट जो समान प्रवृत्ति का होता है वो समान में घुल जाता है। यदि अकार्बनिक पदार्थ है तो अकार्बनिक पदार्थ में घुलेगा, और यदि कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थ में घुलेगा। जैसे NaCl अकार्बनिक पदार्थ है, हमने उसको जल में घुलाया, आसानी से घुल गया, लेकिन वही जब तेल में घुलाते हैं तो आसानी से नहीं घुल रहा होता है, क्योंकि तेल जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ है और जल जो है वो अकार्बनिक पदार्थ है। फिर वही कपूर को आप तेल में घुलने की कोशिश करते हैं, वो डिसॉल्व होता है, क्योंकि कपूर भी कार्बनिक पदार्थ है, वो भी घुल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी, क्योंकि कार्बन है इसका, ये जल विरोधी है, ये जल के साथ अटैचमेंट नहीं रखेगा, तो इसलिए इसका हमने लिखा जल विरोधी। ये जो पार्ट है जल विरोधी, इसी को कहते हैं लिपोफिली। तो जल के साथ विरोध करेगा तो किसके साथ अटैच होगा? वसा के साथ। वसा क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक वसा में विलय होता है। ये क्या होता है? वसा में। इस पार्ट को हम कहेंगे वसा में विलय, है ना, या इसको कहते हैं अध्रुवीय पदार्थ, और अध्रुवीय बोलेंगे, है ना। तो फिर दूसरा पार्ट यहाँ से ये जो पार्ट आता है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है हाइड्रोफिली या जल स्नेही। ये जल में घुलने वाला, जल के साथ स्नेह रखने वाला, तो इसका अंग्रेजी में नाम है हाइड्रोफिली, है वहां के इसका रिवर्स है, ये है लिपोफिलिक, ये है हाइड्रोफिलिक, और इसका उल्टा है इसलिए लिपोफोबिक होगा, वसा विरोधी, है ना। अर्थात ये वसा में जल, वसा में नहीं घुलेगा तो किसमें घुलेगा? जल में, तो इसमें जल के पार्ट, ये दो पार्ट होते हैं इसके। अब हम जब इसको उड़ाएंगे, अब इसकी क्रिया साबुन के आगे क्रिया विधि अगर समझाएं, तो हम इसको अगर जब घुलाते हैं तो उसके मैल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। जैसे हमने इसको साबुन को घिसा पकड़ा, उसमें क्या होगा? इसका जो वसा विरोधी भाग होगा, वसा विरोधी भाग, ये जो भाग होगा ये जल के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो भाग है ये आपको जो दिखाई दे रहा है वसा में विलय भाग, ये वसा के साथ अटैच हो जाएगा। वसा वाला वसा के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब कार्बन वाला कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और कार्बनिक पार्ट जल के साथ। अब जब हम इसको वॉश करेंगे तो ये चारों तरफ मैल के एक जाल बना देंगे, ठीक है ना, एक जाल बना देंगे, जिसमें क्या होगा कि मैल के साथ ये स्टिच किया हुआ जो पार्ट होगा कार्बन वाला जुड़ा होगा, और बाहर वाला जो पार्ट होगा उसका वो जल के साथ विलय होगा। जैसे हम रगड़ेंगे तो जल की अधिकता में वो उसको खींचेगा और मैल को भी अपने साथ लेते आएगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर पानी है, और पानी के साथ कौन स्टिच है, कौन जुड़ा हुआ है? वो अकार्बनिक पदार्थ, ये वाले पदार्थ जुड़े हुए हैं जल के साथ। जल अकार्बनिक है, उसके साथ बॉन्ड बना के बाहर आना है, तो अपने साथ क्या कर रहा है, जिससे ये पीछे वाला इसकी पूंछ जुड़ी हुई है, हेड इसका जुड़ गया है जल के साथ, और टेल किसके साथ जुड़ा है? मैल के साथ। तो टेल भी हेड के साथ बाहर आता है, अपने साथ किसको लेके चला आता है? अपने साथ चला आता है ये मैल को उखाड़ के लेके चला आता है, और इस तरह से कपड़े साफ देख लीजिए। तो अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन शोधन क्रिया, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका बताया था कोई ग्रीस है या धूमकण है जो कि पसीने के साथ मिलकर बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये साबुन के जो कण जो हम बताए थे दो पार्ट, इसका जो कार्बन वाला पार्ट है वो इसमें अटैच हो जाएगा, और अकार्बनिक पार्ट जो है वो जल के साथ। इससे एक पदार्थ बनेगा मिसेल, इसको कहेंगे मिसेल का पदार्थ। अब इसके बारे में तो गंदे कपड़े पर साबुन लगाने पर इसका हाइड्रोकार्बन भाग जो हमने उसमें पढ़ा था, है ना, इसको अध्रुवीय भाग भी कहेंगे, ग्रीस या धूप में विलय हो जाता है, जबकि ध्रुवीय भाग जल में की हो जाता है। अब क्या होगा? अतः ग्रीस या धूल के कण के मध्य पायस बनता है,
जो पदार्थ बना दोनों के साथ ग्रीस और धूल से कण से दोनों मिल गए और सॉरी जल है ना, किसके धूल कण के मध्य, ग्रीस या धूल कण के मध्य पायस बनता है, जो इसका झाग के रूप में प्रकट होता है। ये किस बनता है? ग्रीस या धूल कण एवं जल के मध्य, क्या लिखेंगे? एवं जल के मध्य मध्य पायस, ये बात लिखेंगे। ग्रीस या धूल कण के मध्य ठीक है, कहते हैं ग्रीस या धूल कण के एवं जल के मध्य, एवं जल के मध्य पायस बनता है, जल के मध्य पायस बनता है, जो इसका झाग के रूप में प्रकट होता है। दोनों के मध्य क्या बनता है? पायस बनता है, जो क्या होता है? ये पायस के मध्य झाग के रूप में प्रकट होता है। जल की अधिकता में ये कण गंदगी के साथ कपड़े से पृथक हो जाते हैं तथा कपड़ा साफ। अब हम थोड़ा सा देखें साबुन के प्रकार। साबुन के प्रकार, तो साबुन के प्रकार एक प्रसाधन साबुन होता है, टॉयलेट सोप इसको कहते हैं। इसमें उत्तम प्रकार का साबुन होता है। ये तेल एवं वसा से बनता है। इसमें सुगंधित द्रव्य जैसे रंग और सुगंध मिला दिया जाता है, तो यूज करते हैं इसका हम लोग। पानी में तैरने वाला साबुन होता है। ये वायु में जब हार्ड साबुन होता है उसमें विस्पंदित बुलबुले ऐड कर दिए जाते हैं, उसके हार्ड होने से पहले उसमें विस्पंदित बुलबुले होते हैं, तो जो बनता है वो सोप, फ्लोटिंग सोप बनता है। उसके बाद पारदर्शी ट्रांसपेरेंट साबुन होता है। इसमें क्या करा जाता है? इसमें एथेनॉल को घोल करके साबुन बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे टीयर्स, ट्रांसपेरेंस। औषध साबुन, इसमें क्या होता है कि साबुन में औषधीय गुण वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, तो मेडिकेटेड साबुन बन जाता है, औषधीय गुण वाला। अब अगले दिन हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे।